वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो बेटा अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के क्वेश्चन। बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं हम कवर करके चलेंगे। आपके स्टडी मैट में बेटा जैसे क्वेश्चन गिवन है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही अगर आप देखोगे पास्ट एग्जामिनेशन में आएंगे आए हुए हैं। मैंने आपके साथ क्या कर रहा है, एक फाइल शेयर करी हुई है। सबसे पहले हम आईसीआई के क्वेश्चंस क्विकली गो थ्रू करके चलेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू द आईसीआई क्वेश्चन क्विकली क्या करके चलेंगे आपके साथ मैं क्वेश्चंस जो है पास्ट पेपर वाले टेकअप कर लूंगा। स्टार्ट करके चलते हैं। देखो बेटा पहला कैटेगरी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिंपली वो पूछेगा, कहेंगे आपको कैलकुलेट बताना है कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। कहेंगे लीज लेसी हैज द ऑप्शन कि वो एसेट को परचेज कर सकता है लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो बेटा ये कैसी लीज है, ये तो फाइनेंस लीज ही है ना। इकोनॉमिक लाइफ जो है वो एसेट की 7 ईयर्स है और लीज टर्म जो है वो 6 साल है, बट एसेट जो है वो एक्वायर्ड नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। क्या मेजोरिटी पार्ट ऑफ जो लाइफ है उसमें एसेट जो है वो कवर हो रहा है। तो कहने से दिस एसेट इज जो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो लाइफ का वो कवर्ड बाय लीज टर्म है। सो कहने से दिस इज द फाइनेंस लीज। इकोनॉमिक लाइफ एसेट की 6 साल है और लीज टर्म जो है वो 2 साल का है, बट एसेट जो है वो स्पेशल नेचर का है और वो प्रोक्योर करा गया है ओनली फॉर द लेसी। हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि अगर एसेट जो है वो स्पेशल नेचर का है वो सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो वो कौन सा है आपका फाइनेंस लीज है। अगला क्या आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट की वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर है, तो ये भी क्या है बेटा आपका फाइनेंस लीज है। ठीक है, अगर वो सब्सटेंशियली बराबर है एक्स इज इक्वल टू वाई या एक्स इज सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई, तो आप जानते हैं कि कैसी लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है। तो इस वाले केस के अंदर जितने भी आपके आंसर थे वो सारा का सारा क्या था, फाइनेंस लीज था। बेटा मुझे तो क्या ये क्लियर हो गया। बढ़ सकता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम पिक करके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या करेंगे अब सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर उसने हमको दिया हुआ है कि जो फेयर वैल्यू है मशीनरी की दैट इज 28.3 लाख। आपको दिया हुआ है लीज टर्म 5 ईयर्स का है, लीज रेंटल दिया है, जीआरबी गिवन है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एंड आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है हमसे अनअर्न फाइनेंस इनकम जो है वो कितना होगा। सर मुझे पता है अनअर्न फाइनेंस इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है अनअर्न फाइनेंस इनकम का। सर ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लूं इन्वेस्टमेंट और माइनस ग्रॉस माइनस इन्वेस्टमेंट में से माइनस क्या कर दूं मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ठीक है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। ठीक है, प्लस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरजी अनगारंटीड रेसिडुअल यूसीआर वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट लेसेस ऑफ व्यू फॉर से जो है वो मैं माइनस कर दूं, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की लेस करके चलनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर मेरी ग्रॉस वैल्यू जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी सर। सर जरा ध्यान देंगे बेटा। सर देखो बेटा 8 लाख रुपए का जो है वो लीज रेंटल है। ठीक है, और 5 साल की लीज टर्म है। तो 8 लाख इंटू 5 अगर मैं कर दूं 40 लाख आ जाता है। और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, चाहे ऐसे कह लो या इस तरीके से देख लो कि जो ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज 1,60,000। ठीक है, और अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख में से एक साठ गया तो 1,40। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाता है 43 लैक्स। बोलो ये 43 लाख क्लियर होता है। यस सर। अब 43 लाख आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालने बैठे हैं। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, सर मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, तो जब बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन हो आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले 5 साल जो है वो 8 लाख रुपए की क्या है लीज पेमेंट है। तो 8 लाख ले लिया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जो आपका जीआरबी था हमने वो भी ले लिया साथ के साथ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक वैल्यू आ गई। फिर आपने क्या लेना है, जो अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू एड ऑन करी तो आपके पास आ गया 2,830,920। बेटा इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस तो अनअर्न फाइनेंस इनकम होता है। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है जी, अगला। चलो सर, A sold machinery having the return on value 40 lakhs to B for 50 lakhs and the same machinery was leased back by B to A limited। लीज जो बैक है वो ऑपरेटिंग लीज है। कहीं उसने बताया हुआ है कि ये जो लीज बैक है ऑपरेटिंग लीज है। अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो आप जानते हो बेटा हमने कुछ एक कंडीशन या कुछ एक सिचुएशन अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, हमने उस अकॉर्डिंग इसके आंसर देकर चलने हैं। ठीक है, ये सेल और लीज बैक का हो गया। तो सबसे पहला है कि सेल प्राइस जो है वो 50 लाख का है और फेयर वैल्यू कितनी है, वो फेयर वैल्यू के बराबर है। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। अब हमें पता है कि जब सेल प्राइस जो होता है वो फेयर वैल्यू के इक्वल होता है, तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस रहेगा आप उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलते हो। तो इस केस के अंदर हमारा जो है प्रॉफिट कितना होगा, सर 50 लाख में से 40 लाख माइनस करूंगा तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है।
तो क्या मुझे 10 लाख जो है वो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, यहाँ पर 10 लाख रुपीज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज मुझे कर लेना चाहिए पहले केस के अंदर। क्लियर है? दूसरा केस, फेयर वैल्यू जो है दैट इज 60 लाख। बेटा अगर फेयर वैल्यू जो है वो 60 लाख के बराबर है, यानी फेयर वैल्यू जो है वो आपकी ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो उस केस के अंदर क्या होता है सर, उस केस के अंदर जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको तो इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। अब मेरी सेल वैल्यू 50 है, फेयर वैल्यू 60 है, 50 और 40 का डिफरेंस लूंगा मैं, दैट इज माई प्रॉफिट। वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट तो इमीडिएटली मैं रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि फेयर वैल्यू जो है वो 45 लाख है, सेल प्राइस 38 लाख है, और डब्ल्यू सेल प्राइस 38 है और WDV इस बार कितनी होगी, 40 की होगी। तो बेटा अगर यहाँ पर मैं सिचुएशन देखूं तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है सर, बुक वैल्यू जो है दैट इज 40 lakhs। ठीक है। सेल वैल्यू जो है दैट इज 38 lakhs, और फेयर वैल्यू जो है वो है 45 लाख रुपीज की। अच्छा अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है, बोलो क्या करा जाता है? क्या सेल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से कम है? सेल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से कम है बेटा? हाँ जी बच्चों, यस सर। सेल प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू ना। अब हाँ फेयर जी। वैल्यू जो है वो 45 का है, सेल प्राइस 38 का है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर जो और आपका, कितना लॉस था? सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लॉस जो है, ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है, कहेंगे इसको तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक है, करेंगे। क्लियर है जी? इसको यस सर। इमीडिएटली हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे बुक्स के अंदर। अगर लॉस जो है वो कंपेंसेट नहीं हो रहा है फ्यूचर लीज पेमेंट से, अगर हो रहा है कंपेंसेट तो हम उसको अमोर्टाइज कर देते हैं। तो वो लाइन लिख कर आनी है कि अगर कंपेंसेट नहीं हो रहे तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, अगर कंपेंसेट हो रहा है तो रेफर करके अमोर्टाइज। चलो अगला केस देखो। अगले केस के अंदर क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ 40 lakhs है, सेल प्राइस 50 lakhs है। ठीक है। सेल प्राइस इज 50, फेयर वैल्यू इज 40, एंड बुक वैल्यू इज ऑल्सो 40। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, सर फेयर वैल्यू जो है वो 40 का है और सेल प्राइस जो है 50 का है। ठीक है। अगर मेरा सेल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो जितना एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू होता है, ठीक है, जितना एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू है वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, वो डेफर करना चाहिए और अमोर्टाइज करना चाहिए ओवर द पीरियड। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 50 और 40 यानी सेल और फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो 10 है, इस वाले 10 को तो आपको क्या करना चाहिए, अमोर्टाइज करना चाहिए, डेफर करना चाहिए और अमोर्टाइज करना चाहिए ओवर द लीज पीरियड। ठीक है, क्या कर लेना चाहिए, तो आपको इसको अमोर्टाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा, फेयर वैल्यू 46 लाख है और सेल प्राइस 50 लाख है। चलो देखेंगे जरा, एक्सेस जो सेलिंग प्राइस था, फोर्थ केस देख लो, एक्सेस सेलिंग प्राइस दैट इज 10 लाख ओवर द फेयर वैल्यू, 10 लाख पे डेफर करोगे, मोटाइज करोगे। अगला केस क्या है, बुक वैल्यू जो है वो 40 की है, फेयर वैल्यू जो है वो 46 की है, और सेल वैल्यू जो है वो 50 की है। तो अब इस केस के अंदर आपकी जो बुक वैल्यू है वो कम है। ठीक है, किससे, फेयर सेल वैल्यू। वैल्यू से। ठीक है, और फेयर वैल्यू से भी। फेयर वैल्यू जो है दैट इज लोअर देन द सेल वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू जो है दैट इज लोअर देन द सेल वैल्यू, तो जो प्रॉफिट होता है वो इमीडिएटली क्या करा जाता है, रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलोगे, कितना प्रॉफिट। ठीक है, हम प्रॉफिट जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, सेल वैल्यू इज 60, 50 और 40। तो जो डिफरेंस है कह रहे हैं फेयर वैल्यू का और बुक वैल्यू का, यहां पर क्या करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, जो आपका फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस है, कह रहे हैं उसको तो हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलेंगे उतने प्रॉफिट को। और बाकी जो आपकी सेल वैल्यू एक्सेस ओवर द फेयर वैल्यू है, दैट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज पीरियड। यही पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन और आखिरी सिचुएशन पे। इस बार क्या है, बुक वैल्यू 40 की है, फेयर वैल्यू 35 है और सेल वैल्यू 39 है। अगर बुक वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको सबसे पहले तो नीचे लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो 5 लाख रुपीज इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो 35 लाख पे इसको लेकर आऊंगा तो 5 लाख रुपए का लॉस मैं रिकॉग्नाइज करके चलूंगा इमीडिएटली। और फिर उसके बाद जो 39 और 35 का डिफरेंस होगा, यानी 4 लाख रुपए जो है प्रॉफिट, उसको आप डेफर कर दोगे और अमोर्टाइज कर दोगे ओवर द लीज पीरियड। क्लियर है बच्चों? ओके सर। बेटा आपकी बुक के अंदर ना इलस्ट्रेशन नंबर 3 से पहले बहुत अच्छी समरी दी हुई है, वो समरी एक बार देख लेना, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी ना, वो समरी एक बार देख लेना इस वाले पार्ट के लिए। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर अगला वो बोलता है एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ मशीनरी ऑफ द फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके लिमिटेड। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, लीज टर्म कितने का है, 4 लाख का है। ठीक है, फेयर वैल्यू इंसेप्शन की गिवन है 20 लाख रुपीज, लीज रेंट आपको गिवन है कितने का,
625 एट द एंड ऑफ ईयर देना है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन है, और आपको क्या गिवन है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट गिवन है, डिस्काउंटिंग आपको फैक्टर भी गिवन है, उसने निकाल के दे रखे हैं रेट। कह रहे हैं लीज लाइबिलिटी बताओ कितनी होगी, एंड डिस्क्लोज करना है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है, और पी एंड एल के ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर वन। हमने क्या लिया, फाइनेंस लीज के ऊपर लिया हुआ है, एस स्क्वायर ने फाइनेंस लीज के ऊपर लिया है। बोलो किस तरीके से सॉल्व करके चलेंगे। अगर फाइनेंस लीज है और हम यहाँ पर किसकी बात करके चल रहे हैं, क्या लेसी की बात करके चल रहे हैं, तो लेसी की यस। बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता था, लेसी जो है अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलता है एसेट और लाइबिलिटी को, एसेट एसेट किस और वैल्यू के लायबिलिटी। ऊपर रिकॉग्नाइज करके चलेगा, एट जो भी फेयर वैल्यू है फील्ड वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, वैल्यू। या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है मिनिमम लीज पेमेंट की, विच एवर इज लोअर, है ना। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी होती है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखकर चलोगे। तो यहाँ पर अगर आप फेयर वैल्यू देखोगे इंसेप्शन ऑफ लीज के ऊपर, वो 20 लाख पे आपको खुद ही निकाल के दे रहा है। प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू की बात करके चलूं तो लीज टर्म 4 साल का है, तो 4 साल कितना हो जाएगा, 6,25,000। उसके अलावा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, उसके अलावा क्या आने वाला है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आने वाला है। अच्छा, क्या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगा बेटा, क्या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर लेकर चलूंगा। सर वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे। अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू जो ली जाएगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाएगी। यहाँ पर अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू मत उठा लेना गलती से भी, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट की कितनी आ रही है, 1855 850, और फेयर वैल्यू है 20 लाख, दोनों में से लोअर कितना है, 1855 850, तो वो हम 855 लेकर चलेंगे, खत्म हो गया बेटा, ठीक है। देन बेटा दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपका पेपर में आ जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ इस वाले चैप्टर के अंदर बेटा कोई नया क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन कुछ बनते हैं, नहीं, ठीक है। आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टडी मैट के अंदर है, मोर और लेस उस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं अगला सवाल आपका। ये देखो जरा क्वेश्चन, एक मशीन है वॉज गिवन ऑन 3 years ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर। अच्छा, एक मशीन जो है वो 3 साल के ऑपरेटिंग लीज पे दी है डीलर ने ऑफ द मशीन, फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 1,50,000। इकोनॉमिक लाइफ जो है मशीन की कितनी है, 5 साल है, और मशीन से जो आउटपुट एस्टिमेटेड है वो 40,000 50,000 60,000 80,000 और 70,000 यूनिट कंजेक्टिवली है 5 years के लिए। स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि लीज रेंट इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, एनुअल लीज रेंट, और डेप्रिसिएशन कितना होगा 3 साल का लीज का, ठीक है। तो एक एक करके बेटा इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एनुअल लीज रेंट के ऊपर, अगर मैं बात करके चलूं। देखो उसने क्या बोला है कि मशीन जो है वो 3 साल के आप ऑपरेटिंग लीज के ऊपर आप देकर चल रहे हो, ठीक है। डीलर ने कैसे दी है, इक्वल एनुअल लीज रेंटल के ऊपर, ताकि 30% का प्रॉफिट मार्जिन हो किसके ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर। 30% का प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर चाहिए, 1.5 लाख के ऊपर चाहिए। बेटा जरा 1.5 लाख रुपए का जरा निकालना 30%, 1.5 लाख का 30% निकालते हो तो 45,000 आता है। 1.5 लाख के ऊपर जरा 45,000 ऐड करोगे तो आपका आ जाता है 1,95,000 पे आ जाता है। कितना आ जाता है, 1,95,000 आपका ये आ जाता है, ठीक है सर। अब उसने हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनुअल लीज रेंट जो है निकाल के चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देख के चलो तो सर मेरे को यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमें दे रखी है, कितनी कितनी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 40,000 40 50 50,000 60 60,000 80,000 और 70,000, है ना। 40 50 60 80 और 70, सबका टोटल करना 3 लाख बन रहा है, सबका टोटल करोगे 3 लाख बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास लीज टाइम में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, लीज टाइम में एस्टिमेटेड आउटपुट कितना है, 40 50 और 60, 1.5 लाख होगा, 50 ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जैसा होता है, क्या वैसा कुछ लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 1,95,000 को 3 लाख से डिवाइड कर दूं, 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी उतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट हमने लेना है। अब एनुअल लीज रेंटल निकालना था तो 3 साल का पीरियड है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, एनुअल लीज रेंटल आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा क्वेश्चन सिर्फ देख भी रखा होगा ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन देख भी रखा होगा, पेपर के अंदर कहीं ना कहीं सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग क्वेश्चन दिखेंगे आपको इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिखेंगे कुछ आपको इसी कैटेगरी के क्वेश्चन बेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई और यूनिक सा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कोई, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी, देखना पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे ना, यू विल लाइक अरे यार ये तो सेम सेम से ही क्वेश्चन है, ज्यादातर मतलब कुछ नया सा इतना नहीं है, ठीक है। अगला क्या पूछा, कह रहे हैं कितना लीज रेंटल है जो कि आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे हर साल।
ठीक है, अब कितना लीज रेंटल है बेटा जो हर साल मैं रेकग्नाइज करके चलूं? चलो सर सोचना शुरू करें। सर 32,500 जो है, ठीक है, वो आपका आता है वैसे एक साल का। लेकिन सर यहाँ पर हमें क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है 40,000, 50,000 और 60,000। 40,000, 50,000, 60,000 की आउटपुट गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो आउटपुट है, मैं उस आउटपुट की रेशियो के अंदर क्या कर दूंगा, इस रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा। मेरे को आने कितने वाला है? 97,500 आने वाला है। तो 97,500 को बेटा मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 97,500 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इन विच, इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 की रेशियो के अंदर बेटा हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 4:5:6 की रेशियो में। डन है। आखिरी सवाल क्या पूछा उसने, कि डेप्रिसिएशन बताओ 3 साल की लीज की कितनी होगी। तो डेप्रिसिएशन जो है कितनी रहेगी? डेप्रिसिएशन फॉर द 3 इयर्स ऑफ लीज जो है वो कितना रहेगा? अब डेप्रिसिएशन की बात करके चलते हैं बेटा। सर देखो बेटा, हम कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके चलेंगे? सर मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? सर कॉस्ट तो मशीनरी की 1.5 लाख ही है ना। और ये केस कौन सा, ऑपरेटिंग लीज वाला केस है। तो 1.5 लाख मैं ओवर द यूजफुल लाइफ में कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन में चार्ज करके चलूंगा। अब कितनी डेप्रिसिएशन में चार्ज करके चलूँ? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं इन द प्रपोर्शन ऑफ द आउटपुट जो 5 सालों में प्रोड्यूस होगा? तो अगर मुझे पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, आई कैन सिंपली से 40,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, डिवाइड बाय 3 लाख। सेकेंड ईयर की निकालनी है तो 50,000 बाय 3 लाख। यानी मैं जो इनका आउटपुट है क्या उस प्रपोर्शन की रेशियो में बेटा बांट दूं। ठीक है, तो हम उस प्रपोर्शन की रेशियो में क्या कर देंगे बेटा, बांट के चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन आप नहीं निकाल के चलोगे। ठीक है, यहाँ पर किस प्रपोर्शन के बेस के ऊपर निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन? जो आपका आउटपुट है उस प्रपोर्शन की रेशियो में आप डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर आप निकाल के चलोगे। ठीक है जी, क्लियर है जी? ओके सर। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अच्छा, सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसके अंदर बेटा आपको ध्यान होगा, एक लीज इक्वलाइजेशन का मैंने आपको कुछ कंसेप्ट है जो सिखाया था। ठीक है, वो लीज इक्वलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज क्लास के अंदर करी हुई है। अब वो एंट्रीज टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। देन ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हम कर कर आए हैं। ठीक है, सो मैं चाहूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बेटा जरा सारे बच्चे जब वो खुद से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, जरा बुक से स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सारे बच्चे। 13 क्वेश्चन देखेंगे जरा, उसके अंदर आपको बताना था कि पहले तो ये बताने को बोला कि स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज, क्या ये फाइनेंस लीज है। और फिर आपसे उसने पूछा था कैलकुलेट करना है अनअर्न फाइनेंस इनकम। बेटा जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा सारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा था क्या ये फाइनेंस लीज है, और फिर आपने आपसे पूछा गया था अनअर्न फाइनेंसिंग लीज पूछा गया था। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए अभी लीजिए 3-4 मिनट, और इस क्वेश्चन को ट्राई करके अगर हो जाता है मुझे बताइए, फिर मैं सीधा इसको फिर आरटीपी पास पेपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। बेटा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बी एंड पी लिमिटेड ने अवेल करा है एक लीज एन एंड एल से, यानी लेसी कौन हो गया, बी एंड पी, लेसर कौन हो गया, एन एंड एल।
कंडीशन जो है आपको लीज टर्म की दे रखी थी, कहेंगे लीज पीरियड जो है वो 3 साल का है बिगिनिंग फ्रॉम 2009, एंड इक्विपमेंट जो है वो 10 लाख रुपए का है और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है 5 ईयर्स है। तो सर अगर मैं यहाँ पर बात करके चलूँ, सर 3 साल लीज टर्म में कवर हो रहा है, 5 ईयर्स तो टोटल लाइफ है, तो मेजर पार्ट तो देखो वैसे भी कवर हो रहा है। तो अगर मैं ये वाला क्राइटेरिया देखूं तो डेफिनेटली मैं इसको फाइनेंस लीज बोल सकता हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो भी गिवन है, ठीक है, 10 लाख रुपीज की। मशीन की जो कॉस्ट पड़ी है वो भी 10 लाख रुपए पड़ रही है इक्विपमेंट की। कह रहे प्रॉपर्टी जो है रिवर्ट बैक टू द लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लीज, कह रहे हैं जब लीज खत्म हो जाएगा तो लेसर को वापस आएगा। आपको अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट दे रखी है कब, 2011 के एंड में, यानी 9, 10, 11 तीसरे साल के एंड में। 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और आपको आईआरआर उसने निकाल के गिवन है कितने का, 10% का। प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए की जो है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.7513, और एन्यूटी इस बार दे रखी है। तो हम क्या लेंगे, क्या एन्यूटी से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, एन्यूटी से मैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर सिखाया था, ठीक है, डेफिनेटली अब वो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इस टाइम पे तो रिपीट नहीं करूंगा मैं, बट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन अगर करना चाहूँ तो वी कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख के चलूँ बेटा, मेरा देखो कितना अमाउंट है जो आ जाएगा, चलिए सोच के चलते हैं सर। सर मेरा जो है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकाल लूं यहाँ पर लीज पेमेंट की, अगर प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल लूं लीज पेमेंट की, ठीक है, तो अब देखो क्या वो फेयर मार्केट वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है, तो क्या दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू नो कि वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? ऐसा है। यस सर। अब मेरे को अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, वो 1 लाख रुपए की है। मुझे एक चीज बस इतना बताऊं, मिनिमम लीज पेमेंट निकालने का क्या तरीका? सर लीज रेंटल प्लस ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द लीज जो कि पेबल होता है, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। तो मैं इस 1 लाख की क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं बच्चे? इस 1 लाख रुपीज की क्या हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लें? चलो इस 1 लाख रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी होगी सर? इस 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू होगी इंटू 0.7513, इट विल कम आउट टू बी 75130, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, अब मुझे लीज पेमेंट की अगर प्रेजेंट वैल्यू देखनी है तो मेरी लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी सर? सर लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए कहने सिंपली से कि मैं क्या करूं, जो मेरा 10 लाख रुपीज है, ठीक है, जो यानी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है 10 लाख रुपीज की, मैं उसमें से माइनस करके चलूं ये जो प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख में से माइनस करके चलें, या फेयर वैल्यू जो है दैट इज गिवन 10 लाख, इस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख में से मैं अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू की अगर प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू के इस पार्ट की आ जाएगी। क्या बोला मैंने, सुनेंगे एक बार दोबारा से। मैं कह रहा हूं कि जो मेरा लीज रेंटल है प्लस जो मेरी ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, मैं इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालू, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट विल बी, दैट शुड बी इक्वल टू माय फेयर वैल्यू, है ना, ये 10 लाख के क्या होगी, बराबर होगी, राइट। अब मेरे को अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू ये पता है ये 1 लाख रुपए है, और इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर 10 लाख रुपीज में से मैं ये माइनस कर दूं, मेरे को ये पता लग जाएगी इसकी वैल्यू कितनी, मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख माइनस 1 लाख इंटू 0.7513, ठीक है, तो 75130, तो 10 लाख में से अगर 75 130 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, मेरे पास वैल्यू आ जाती है बेटा 9,24,870 रुपए। अब 9,24,870 रुपए अगर आप देखोगे तो दैट इज इक्वल टू द ऑलमोस्ट 92% आ रहा है, 92% फेयर मार्केट वैल्यू का वो कवर करके चल रहा है, तो सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू के बराबर मैं कह सकता हूँ। सो ये आपका क्या बन गया, फाइनेंस लीज बन गया। तो पहला चैलेंज यही था कि आपको बताना है कि ये फाइनेंस लीज है या कैसा लीज है, ठीक है। अब बात आ जाते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की, बात करके चले तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए सर मुझे इतना पता लग गया कि सर जो टोटल मेरी लीज पेमेंट जाने वाली है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 924,870। अगर ये 924,870 टोटल लीज पेमेंट है, और मेरे को क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पता है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो इसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, यानी मैं 2.4868 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या एनुअल लीज पेमेंट आ जाएगा, एनुअल लीज पेमेंट मेरे पास आ गया। तो टोटल लीज पेमेंट मेरी कितनी जा रही होगी,
ये जो लीज पेमेंट आएगी डिवाइड करके ये, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 साल उतनी लीज पेमेंट जाएगी, प्लस इसके अंदर ऐड कर देंगे अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट माइनस करनी है, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की कितनी है, ठीक है, एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है साथ में, तो वो 10 लाख रुपीज है, वो आप माइनस करके चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अन फाइनेंस इनकम आ जाएगा। अब देखेंगे एक बार एक क्वेश्चन, हमने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो 10 लाख हो गया, अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू आ गया 1 लाख रुपए की। मार्क मार्क करना बेटा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट प्लीज अच्छे से करके जाना है वाला क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू जो है अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू के लिए हमने 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, 75130 आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की निकाल लोगे, ये माइनस करके यूजीआरबी की हमने निकाल दी, एनुअल लीज पेमेंट हमने निकाल दिया किस तरीके से, हमने कहा दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसको डिवाइड करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3 इयर्स का 10% ऊपर, तो आपके पास ये वैल्यू आई। कहेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज पेमेंट की, दैट इज 924870। कहेंगे ये सब्सटेंशियली क्या कर रही है, फेयर वैल्यू को कवर करके चल रही है, ठीक है, और लीज पीरियड भी जो कितना है वो 3 साल है, जो मेजर पार्ट कवर करके चल रहा है, तो ये फाइनेंस लीज बन गया। अब अगर अनअर्न फाइनेंस इनकम निकालना है तो हम जानते हैं क्या करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है मुझे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू यूजीआरबी की, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस ये क्या निकलता है, लीज रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ चुका हुआ है, लीज रेंटल प्लस जीआरबी जो है वो हमने निकाल लिया किस तरीके, क्या आ गया वो 371991 जो ऊपर आया था, मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स, और यूजीआरबी कितना 1 लाख है। ये क्या आ गया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू यूजीआरबी, ये फेयर वैल्यू ये 10 लाख के बराबर आ गया, माइनस करा बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, अनअर्न फाइनेंस इनकम आ गया, खत्म। ठीक है, सो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। अब इसका अगला क्वेश्चन है, वहां पर आपको क्या करना था बेटा, हो गया ना ये वाला क्वेश्चन क्लियर सभी को, 12वां क्वेश्चन। हाँ जी सर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था, दिस इज द अदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में दिख सकता है। उसने बोला है लेसी जो है लिमिटेड टुक अ लेसी लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर लिमिटेड, द फेयर वैल्यू बीइंग 7 लाख, आपको फेयर वैल्यू जो है वो निकाल के दे रखी है, ठीक है। अब लेसी के एंगल से बात हो रही है, तो लेसी के एंगल से बात होती है तो मुझे से इतना पता है कि लेसी को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो भी फेयर वैल्यू होती है लीज एसेट की वो, ठीक है, उसके ऊपर उसको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो मिनिमम लीज पेमेंट का मैं निकाल लूं प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लीज पेमेंट की कहीं ना कहीं मैं वैल्यू के ऊपर जाना चाहूंगा, उसने क्या वैल्यू ऑफ मशीनरी बताओ जो लेसी कंसीडर करके चलेगा। तो अगर वैल्यू निकाली तो डेफिनेटली मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला है। कह रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ जो है वो एसेट की 3 साल ही है और उतनी ही लीज टर्म है, तो फाइनेंस लीज तो बन गया ये। कह रहे हैं एट द ईयर एंड लेसी लिमिटेड जो है वो 3 लाख रुपए पे करके चलेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेसी लिमिटेड 3 लाख रुपीज पे करेगा, यानी हर साल हम 3-3 लाख रुपए देकर चल रहे हैं। अब कह रहे हैं लेसी हैज ग्रांटेड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 22,000, और 22,000 की ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है। हाउ एवर लेसर जो है उसने एस्टिमेट करा है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है मशीनरी की वो सिर्फ 15,000 रहेगी, ठीक है। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और आपको वो पता ही हुई है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरा मिनिमम लीज पेमेंट निकालूंगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मिनिमम लीज पेमेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, 3 लाख इंटू 0.869 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मल्टीप्लाई करा, खत्म। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इंटू थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपने बस टोटल आ गया। बेटा इसका कंपैरिजन किससे करना है, फेयर वैल्यू ऑफ इंसेप्शन से। किसके ऊपर रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, 699054 के ऊपर आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, क्योंकि ये आपका लोअर है लीज एसेट का या प्रेजेंट वैल्यू का। अगला क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा था कि फाइनेंस चार्ज बताओ कितने का है, 15% का बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस 69904 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। आप कितने की लीज पेमेंट कर रहे हो, 3 लाख रुपए की आप लीज पेमेंट कर रहे हो, तो कितना प्रिंसिपल रीपे हो गया सर, 3 लाख में ये इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल रीपे हुआ 1195142 का प्रिंसिपल रीपे हुआ। तो क्लोजिंग बैलेंस बेटा आपके पास कितना बचा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 699054 में से माइनस कर दूंगा 195,142। अब ये ओपनिंग बन गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, माइनस किया प्रिंसिपल इतना डीपीओ होगा, बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली बेटा आप करेंगे, अब लास्ट में जाके क्या होता है ध्यान देंगे, यहाँ पर 279499 आया, आपने क्या करा बेटा, 3 लाख रुपए की आप यहाँ पर पेमेंट करके चल रहे हैं, ठीक है। कितना आपके पास यहाँ पर अब इंटरेस्ट आता है, ठीक है, यहाँ पर बेटा जरा इंटरेस्ट निकालेंगे। एक बार 279499 के ऊपर बेटा जरा आप इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना आता है, 279499 के ऊपर बेटा जरा इंटरेस्ट निकालना, 15% निकालना, कितना आ रहा है, 41925।
41,925 आ रहा है। अब 3 लाख रुपए का जो आ रहा है आपका ये आ गया। प्रिंसिपल हम कितना कहेंगे हमारा रीपे हुआ, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट जो यहाँ पर हुई है वो 3 लाख माइनस 41,925 अगर आप करते हो 25,8075 आती है। ठीक है, यहाँ पॉइंट का डिफरेंस है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 25,8075 आ गई। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस बेटा अब यहाँ पर कितना, अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करके चले, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बस फिर 279,499 माइनस 258,075, 21424। बेटा ये आपका 21424 क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डन है जी। तो उसने मेरे से फाइनेंस चार्ज पूछा था, फाइनेंस चार्ज किसके बराबर है, ये आपका फाइनेंस चार्ज आ जाएगा 3 सालों का। खत्म। बेटा आपको स्टडी मैट में जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, बिल्कुल उसी कैटेगरी के क्वेश्चन अब आपके AS19 के ना क्वेश्चन बैंक के ऊपर है, जो एक्स्ट्रा वाले हैं। तो ये मत देखना कि सर इतने सारे क्वेश्चन ऐड ऑन हो गए, अरे इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं ऐड हुए। आप देखोगे मेजोरिटी क्वेश्चन बीच में रिपीटेड नहीं है, मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं हम कर चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, चलो फटाफट से बेटा डिस्कस करके चलेंगे, स्पीड से करके चलेंगे, क्योंकि काफी टाइम लगा दिया AS19 के ऊपर अभी तक, तो अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। फटाफट आंसर देते जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट की एक्स, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वाई है, एक्स वाई के बराबर है। सर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज है। ठीक है, यस क्योंकि सर। एक्स जो है वो सब्सटेंशियली वाई के बराबर है या इक्वल है। इकोनॉमिक लाइफ एसेट की 7 साल है, लीज टर्म 6.5 साल है, बट एसेट एक्वायर नहीं हो रहा लीज टर्म के एंड में। क्या मैं फाइनेंस कह सकता लीज। हूँ मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ ऑफ मेजर एसेट इज इकोनॉमिक कवर्ड है, लाइन। तो फाइनेंस लीज है। 6 साल की इकोनॉमिक लाइफ बेटा ये तो रिपीटेड पॉइंट आ गया। अगला यस पॉइंट सर। भी क्या रिपीटेड वाला ही आ गया है, वही 40 लाख 50 लाख क्या रिपीटेड वैल्यूज आ गई हैं ये भी। ठीक है, जी। आपको ट्रीटमेंट बताना है, चलो एक बार ट्रीटमेंट बता दो, क्या करेंगे। मेरे को बी का एक बार ट्रीटमेंट बता दो क्या होगा। 40 लाख की WDV, 450 ठीक है, सेल्स। और 50 लाख में बेच रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बुक वैल्यू की बात करके चलूं, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी की है, 40 की। 10 सेल वैल्यू कितनी की है, सेल 50 की है। 50। फेयर वैल्यू फेयर कितने की है, वैल्यू ठीक है। 45। Whereas the same machinery was leased back to by the सरल टू विरल। द लीज बैक इज इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। आपको ट्रीटमेंट बताना है कि अगर फेयर वैल्यू 45 लाख रुपए है और सेल वैल्यू जो है वो 39 लैक्स है। अच्छा, अगर सेल वैल्यू 39 लैक्स का है तो सिचुएशन चेंज होगी ना, यानी यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी लेकर चलूंगा, 39 की लेकर 39। चलूंगा। अच्छा मुझे बताओ, अब यहाँ पर बुक वैल्यू जो है वो 40 की बुक है, वैल्यू सेल 40 वैल्यू की जो है, है वो सेल 39 30 की है, की, फेयर लॉस वैल्यू आ इतनी की है। जाएगा। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर ये कौन से वाला केस बन गया मेरे पास। सर फेयर वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू। सेल प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू लेस आई देन। कैन से, सेल यस प्राइस सर। इज लेस देन द फेयर वैल्यू। तो इस केस में जो भी आपका प्रॉफिट होता है कहेंगे उसको तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलोगे, लॉस को भी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हम कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा। लेकिन अगर लॉस कंपेंसेट हो रहा होता है, ठीक है, फ्यूचर लीज पेमेंट से, तो उसको हम डेफर करके चलेंगे, ये होता है। अब इस वाले केस के अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका फेयर वैल्यू है 45 का, सेल वैल्यू है 39 का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा लॉस कितना है, सर लॉस तो मेरा 1 लाख रुपए का, ठीक है, मेरा सेल वैल्यू कम है ना, तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का, मैं इसको क्या करके चलूंगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। ठीक है, अगर लॉस जो है कंपेंसेट नहीं हो रहा है बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, ये मानते हो। नेक्स्ट, अब मेरी जो बुक वैल्यू है वो तो देखो 40 ही है, मेरी सेल वैल्यू जो है वो 49 की हो गई है, और फेयर वैल्यू इस बार कितने की हो गई, 40 की हो गई। अब क्या करेंगे बताओ जरा। सर अब यहाँ पर सेल वैल्यू इज मोर देन द सेल प्राइस इज मोर देन द फेयर वैल्यू। अगर सेल प्राइस जो होता है मोर देन द फेयर वैल्यू होता है, तो उस केस के अंदर जितना एक्सेस ऑफ ओवर फेयर वैल्यू होता है उतना आप अमोटाइज करके चलते थे, है ना। तो यहाँ पर कितना अमाउंट है जो कि मैं अमोटाइज करके चलूंगा, मैं क्या यहाँ पे 9 लाख रुपए जो है इसको डेफर और अमोटाइज कर दूंगा ओवर द लीज पीरियड। आखिरी केस क्या है, 46 लाख फेयर वैल्यू, सेल प्राइस 50 लाख, और बुक वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितने की थी, 40 की। सर अब यहाँ पर जो है देखो सर, फेयर वैल्यू जो है दैट इज 46, बुक वैल्यू इज 40, और सेल प्राइस जो है वो 50 का है। तो सर कौन सी सिचुएशन बन रही है, तो सर ये भी वही सिचुएशन बन रही है कि सेल प्राइस इज मोर देन द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। क्या ये भी वही सिचुएशन बन के चल रही है। यहाँ पर फेयर वैल्यू जो है दैट इज 46, और बुक वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो जो सेल वैल्यू फेयर और फेयर वैल्यू। वैल्यू का डिफरेंस है, मुझे उसका बताओ क्या करेंगे सर यहाँ पर, इस केस के अंदर कैसे डील करके चलोगे। सर क्या सर यहाँ पर फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू,
अरे सर, बुक वैल्यू इज लेस देन द फेयर फेयर वैल्यू, वैल्यू। ऐसा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलो जी बोलो। फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 50, बुक वैल्यू 40, क्या करूंगा? कितना प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगा, मुझे वो बताओ। सर 6 लाख 10 लाख का। करूंगा या 6 लाख करूंगा? 6 लाख 6 लाख करेंगे, बहुत बढ़िया। और 4 लाख बहुत अच्छे, अमोर्टाइज करना। बहुत अच्छे। 6 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलूंगा, और बाकी 4 लाख रुपीज का मैं क्या करूंगा, उसको मैं डेफर अमोर्टाइज। करके चलूंगा और अमोर्टाइज करूंगा ओवर द लीज पीरियड। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े फिर हम। ठीक है, यहाँ पर सर ऐसा क्या हुआ, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? सर सेल प्राइस जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से क्या है सर, ज्यादा है ना? सेल प्राइस इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। तो आप ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर क्या करके चलते हो, जो आपका डिफरेंस होता है फेयर वैल्यू का और बुक वैल्यू का, कह रहे हैं उसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, और जितना आपका सेलिंग प्राइस ओवर द फेयर वैल्यू है उसको आप डेफर और अमोर्टाइज करके चलोगे, खत्म। चलो सर आगे बढ़ते हैं। चलो सर ये वाला क्वेश्चन देखना जरा एक बार। आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन। VN Limited has entered into a 3-year lease arrangement with Tanya Sports Club in respect of the fitness equipment 1699,999.50. Annual lease payment to be made at the end of the each are structured in a way that sum of the present value of the lease payment and that of the residual value equal the cost of the equipment lease out. कह रहे हैं जो अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी की है, 133 की। एसेट्स व्हिच रिवर्ट बैक टू लेसर एट द एंड ऑफ लीज, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से उसने वैल्यू भी हमें दे दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि एनुअल लीज पेमेंट कितना होगा और अनअर्न्ड फाइनेंस लीज कितना होगा। सर देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं तो बेटा क्या ये सिमिलर टाइप का आपका कहीं क्वेश्चन नहीं आ गया, यस सर। जैसा सर क्वेश्चन हम वही करके आए हैं? आपको कॉस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ इक्विपमेंट चाहिए। है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मुझे दे रखा है, मुझे यस सर। अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। मैं इस अनग्रेंटेड वन रेजिडुअल थ्री वैल्यू की थ्री प्रेजेंट वैल्यू वन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, लास्ट ईयर का वो यूज करके 0.751, तो वन थर्टी वन थ्री जीरो फाइव जीरो हंड्रेड टू इंटू फाइव क्या एट कर दोगे बेटा, 0.751 कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास। यस ठीक सर। है, अब ये थर्ड ईयर के बाद आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा, वन बेसिकली सिक्स। जो 16,99,000 है, ये है, ये फेयर वैल्यू हो गई, यही मेरी फेयर वैल्यू के बराबर होगी। इसमें से माइनस करूंगा ये वाली वैल्यू, है ना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नहीं एनुअल लीज प्रेजेंट वैल्यू आ पेमेंट जाएगी निकालने के लिए वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एनुअल लीज पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, एनुअल लीज पेमेंट आ जाएगी। लीज पेमेंट देन उसको कर ठीक है, दूंगा। अब क्या करेंगे, चलो फटाफट से देखें जरा, क्या ऐसे ही कुछ करें इन्होंने? अरे एनुअल यही फैक्टर करें, से डिवाइड कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू 133,500, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तुम्हारे पास जो बचा दैट इज द फेयर वैल्यू। हम कह रहे हैं जो रिकवर्ड करनी है लीज पेमेंट से, भाई इतना रिकवर करना है तुमने। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको पता है, इसको डिवाइड करा प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर से, तो हमारे पास एनुअल लीज पेमेंट आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अनअर्न फाइनेंस इनकम पूछा था, तो 643,500 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 3 से। इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, यूजीआरबी। यूजीआरबी कितने का था, 133,500 का यूजीआरबी था। 100 माइनस मेरे पास ग्रॉस। इतना आ गया। ठीक है, ये आपको क्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें से माइनस क्या करके चलूंगा मैं, प्रेजेंट माइनस करके वैल्यू। चलूंगा सर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, है ना, इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने की है, दैट इज योर, एंड रेजिडुअल वैल्यू है, तो ये आ 16 गया 6099, तो बचा क्या, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्लियर है, इजी। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज लिमिटेड विशेष टू ऑब्टेन अ मशीन 30 लाख बाय वे ऑफ लीज। कह रहे हैं जो इफेक्टिव लाइफ है मशीन की वो 14 साल है, कंपनी को उसको सिर्फ 3 साल के लिए चाहिए। इफ इट एंटर्स इनटू एग्रीमेंट फॉर अ लीज रेंटल ऑफ 3 लाख पर एनम पेबल इन एरियर, और इम्प्लिसिट रेट 15% का है। चीफ अकाउंटेंट आपसे श्योर नहीं है कि इस लीज रेंटल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आपको बताकर चलना है कि इस लीज रेंटल को ट्रीट जो है आप कैसे करके चलोगे। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करें सर। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप पे देखोगे लीज रेंटल की अगर हम बात करके चलें, सर पहली चीज आती है क्या है, आपको ये लीज रेंटल फाइनेंस लग रहा है या ऑपरेटिंग। सर पहले तो ये देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो बात की बात है, पहले तो ये पाना ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि अगर फाइनेंस लीज है बात अलग हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज है बात अलग हो जाएगी। सर अगर मैं एक बार ओवरव्यू लेकर चलूं, ठीक है सर, 14 साल की लाइफ है, 14 में से आप सिर्फ 3 साल के लिए ले रहे हो, तो अगर मैं मेजर पार्ट ऑफ लाइफ वाला कंडीशन देखूं उसमें तो देखो आप फॉल कर वो नहीं तो रहे हो, बिल्कुल नहीं तो है। उस हिसाब से तो आप ऑपरेटिंग लीज के अंदर ही फॉल कर रहे हो।
अब एक बार चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं प्रेजेंट वैल्यू देख लेता हूँ मिनिमम लीज पेमेंट की, कि कहीं भाई वो अगर उसके बराबर आ रही हुई तो ठीक है, हम देख लेंगे। चलो देख लेते हैं सर, कितने का आप लीज पेमेंट रेंटल देने के लिए तैयार हो? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपीज का आप लीज रेंटल जो है आप देने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब मेरे को बताओ प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर उसने मेरे को दिया हुआ है 3 साल का 3.36। तो 3 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3.36 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू टेन एन्युटी पॉइंट फैक्टर जीरो आ जाएगा, है ना? कितने का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ रहा है बेटा? टेन पॉइंट मेरे जीरो पास आ रहा है थ्री थ्री टेन लाख पॉइंट इंटू जीरो 3.36, 10,08,000 आ रहा है। सर 30 लाख और 10,08,000 बेटा कहाँ से ये बन रहा है आपका? फेयर वैल्यू आप कह रहे हैं 30 लाख होगी, प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट का आ रहा है सिर्फ 10,08,000 रुपए। 10 लाख तो रुपए डेफिनेटली दिस इज ऑपरेटिंग लीज ही है। लीज, ऑपरेटिंग ठीक लीज। है। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो होना क्या चाहिए? जो भी लीज पेमेंट होती है, ठीक है, उसको आप एज कैसे लेकर एक्सपेंस। चलते हो? क्या एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे P&L के अंदर? यस सर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे, स्टेट अनलेस कि कोई और पैटर्न के बेस के ऊपर वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट करेगी जैसे आपने यूज करा है, राइट? एक टाइम। तो इस केस के अंदर हम स्टेट टाइम बेसिस बस रिकॉग्नाइज कर देंगे, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला क्वेश्चन सेम नहीं आ गया? रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एबीसी ने एक मशीन ली है, फेयर वैल्यू कह रहे हैं उसकी कितनी है? 10 लाख रुपए है, ठीक है। ओके, फेयर वैल्यू दे दी मुझे। इकोनॉमिक लाइफ कह रहे हैं मशीन की 4 साल है, और लीज टर्म भी 4 साल है। 3.5 लाख रुपए पे करने हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेसी ने गारंटी करा है 50,000 रुपए, ठीक है। लेसी हैज ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000 ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज, हाउ एवर XYZ जो लेसर है वो एस्टिमेट कर रहा है कि सैलवेज वैल्यू सिर्फ 35,000 होगी, और प्रैक्टिकेबल नहीं है लेसी के लिए डिटरमिन करना इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द इम्प्लिसिट। लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इस बार कह रहा है प्रैक्टिकेबल नहीं है लेसी के लिए डिटरमिन करना, हाउएवर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा तो क्या मैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर सकता हूँ? यस सर। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट में यूज कर लूंगा। यस सर। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट के बेस के ऊपर हम क्या कर देंगे? कैलकुलेशन यहाँ पे करके प्रेजेंट दिखा देंगे। वैल्यू निकलना अब उसने बोला क्या है कि तब मशीनरी की वैल्यू किसके ऊपर आएगी, और सेकंड उसने क्या पूछा है है। कि चार्जेस। फाइनेंस चार्ज। सर देखा जाए तो क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसके अंदर होने क्या वाला है? सर देखो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम लीज पेमेंट की अगर मैं बात करके चलूं, साढ़े ठीक है, तीन देखो लाख 3.5 लाख रुपए की तुम पेमेंट करने वाले हो 4 साल, तो 3.5 लाख को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर साल सेम पेमेंट है, चाहे आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके फिर टोटल कर दो, नहीं तो 3.5 लाख इंटू इन सबका टोटल इंटू प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर हो गया एक तरीके का वो, ठीक है। यस प्लस सर। उसके अंदर क्या करेंगे, जो 50,000 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है वो भी तो लेकर चलूंगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 600। 0.447 से। तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। फेयर वैल्यू दे रखी है 10 लाख की, मैं इस 10 लाख का कंपैरिजन उस वैल्यू से करूंगा जो लोअर होगी बेटा उसके ऊपर दिखा देंगे, वो यस एसेट और सर। लायबिलिटी की तरह हम रिकॉर्ड करके चलेंगे, ठीक ठीक है। तो उस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। अब उसने पूछा है फाइनेंस लीज, अभी तो यार स्टडी मेट का क्वेश्चन करके आए थे फाइनेंस लीज वाला। क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग वाला, है ना, फिर उसके बाद उसके ऊपर ओपनिंग इंटरेस्ट जो है वो आप चार्ज कर दोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते कितना हैं। परसेंट? 16.4%। आप कितने की लीज पेमेंट करके चल रहे हो? 3.5 लाख रुपए की। 3.5 लाख में से माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करके जो आएगा उतना आपका क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस हुआ है, फिर बैलेंस आ जाएगा, फिर उसके ऊपर निकाल दोगे, ठीक है। इनकम से क्या इंडिया। ऐसे ही कुछ करा हुआ है क्या? यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। अब पूरे नंबर पता कब मिलेंगे? बस पूरे नंबर बेटा देखो तब मिलते हैं कहीं ना कहीं जब आप लैंग्वेज लिख कर आएंगे। थोड़ा सा तो लिख कर आना पड़ेगा कि लेसी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए लीज एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी इंसेप्शन के ऊपर, अगर अमाउंट इक्वल है फेयर वैल्यू के, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू। लेकिन अगर फेयर वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसे केस के अंदर जो अमाउंट आपको मिली है एसेट और लाइबिलिटी वो प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो सर, क्या अगला क्वेश्चन रिपीटेड आ गया? बस कंपनी का नाम चेंज यस हो सर। गया, वही 30 लाख 14 साल, वही 3.36। मैं आपको कह रहा हूं आधे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे सर हम ये तो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर, अक्षत इंटरनेशनल हैज गिवन अ मशीनरी ऑन लीज फॉर 36 मंथ्स एंड इट यूजफुल लाइफ इज 60 मंथ्स। 60। मंथ्स में कैलकुलेशन दे दी, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को? 3 साल और 5 साल की ही बात कर रहे हो अल्टीमेटली तो, 500। है ना। कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है। अमाउंट जो है कह रहे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में है, लेसी जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा उसको मशीनरी को लेसर। यूजीआर भी दे रखी है, आईआरआर आपको दिया हुआ है। अरे बताओ क्या हो जाएगा? बड़े आराम से पूछा क्या है, कह रहे हैं फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और अगर फाइनेंस लीज है आप निकाल के दिखाओ जरा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम।
वैल्यूएबल हो लोन। जाएगा, मैनेजेबल है, हाँ जी सर। नया नहीं है ना कुछ। नेक्स्ट क्या चलो देखो दोबारा से, मुझे तो इसके अंदर भी वैल्यू सेम सी लग रही है। 10 लाख, 4 साल, 3.5 लाख, बस रेजिडुअल वैल्यू उसने आप शायद चेंज साठ। कर दिया है इस बार, है ना। बस रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दिया है, करना तो वही काम है। देखो वही काम चला हुआ है, कोई क्वेश्चन उठा लो बेटा, वही काम चला हुआ है। ये देख लो, ये फिर आ गया बिग लिमिटेड वाला क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं मैंने एक बार के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया है कि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बने कि देखो बेटा कितना रिपीट होता है। ये भी रिपीटेड आ गया, वही वैल्यूज 1,33,500, 16,99, वही वैल्यूज आ रही हैं। चलो आगे। अच्छा, ये आ गया सर, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज बाय द लेसी एज पर AS 19। तो बेटा दिस इज समथिंग जो देखो थ्योरेटिकल वाला आ गया, इसके अंदर मैं ना वही एक पॉइंट पर देखो, मैं कई चीजों में मेरे मैं मदद कर ही नहीं सकता। अब ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो आपको खुद ही थोड़ी सी पढ़ के चलनी है। अब पूछी कौन से रिगार्ड में है, सर ऑपरेटिंग लेसी के, ऑपरेटिंग लीज के रिगार्ड में पूछी और लेसी की बुक्स में पूछी हुई है। तो बेटा पता है बेस्ट तरीका क्या है, आप ना थोड़ा सा रिकॉल करो कि ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसी की बुक्स के अंदर ऑपरेटिंग लीज के केस में ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा रिकॉल करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, सर लेसी जो है वो मिनिमम लीज पेमेंट की क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो टोटल जितना फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट जाने वाला है नॉन कैश लेबर पीरियड में, उसकी अब बाइफरकेशन करनी होती है। कैसे, नॉट मोर देन वन, नॉट लेटर देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 5 ईयर्स, एंड लेटर देन 5 ईयर्स। फिर आप क्या देख के चलते हो कि टोटल क्या है, फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट अगर है, देन आपने जो लीज पेमेंट रेकॉग्नाइज करी है स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आपको वो बता के चलनी है। सब लीज पेमेंट आपको जो मिली है आप वो बताकर चलोगे। एक आप जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे कि जो भी लीजिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में। ठीक है, कि किस बेसिस के ऊपर कॉन्टिजेंट रेंट जो है वो डिटरमिन करा जाएगा, अगर है एग्जिस्टेंस क्या है रिन्यूअल की टर्म्स की, रिस्ट्रिक्शन अगर कोई लगाई हुई है लीज अरेंजमेंट द्वारा आपको बताकर चलना है। तो दिस इज समथिंग जो थ्योरेटिकल आ जाता है, अगर मैं पेपर पैटर्न को देखकर चलूं मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली इस तरीके से थ्योरेटिकल वे में पूछेगा बेटा, क्योंकि आप एक चीज समझो जो नया सिलेबस लाया गया है वो इसी टेंशन से लाया गया है कि हम क्रैमिंग वाला पार्ट कम करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमने अपने स्टडी मटेरियल में करा था, यस सर। बस वैल्यूज अलग है, क्या करेंगे सर, 2,25 के ऊपर 30% ऐड दो करूंगा। 25% लाभ सर। सबसे पहले तो 2,25 के ऊपर से 30% ऐड कर दो, मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन देख भी रखा होगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आराम से मैनेज कर लोगे बिना किसी 92 दिक्कत के। 500। ठीक है, 2,25 के ऊपर कितना ऐड करोगे, 30% आप ऐड करोगे, कितना आ रहा है, 290 टू फाइव दो हंड्रेड बता रहे बानवे हैं बेटा। 500। दो यस सर। बानवे 500 बता रहे हैं सर। अब मैं इसको डिवाइड किससे करूं, सर इसको डिवाइड कर दो, जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं ये 60,075, 1,35, 1,35 और 1,5 हो गया, 2,40, 2,40 और 1,20, 3,60, 3,60 और 90, 4.5 लाख। 4.5 लाख से इसको डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई इसे किसे कर दूं, 2,25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों पहले 3 साल का टोटल 2,25 आ रहा है। तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये बेसिकली आपका टोटल लीज रेंट आ जाएगा। अब इसको डिवाइड लीजिए। किससे कर दूंगा, 3 से इसको तीन डिवाइड कर साल दूंगा, एनुअल लीज रेंट आ जाएगा। कह रहे लीज रेंट इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करके चलनी है ऑपरेटिंग ईयर के अंदर। तो इसके अंदर हम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट के केस में करके चलेंगे, विच विल बी इन द रेशियो ऑफ 60,000, 75,000 और 90,000 की रेशियो में आप बांट दोगे उसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन पूछिए कितनी लगा के चलोगे, सर डेप्रिसिएशन जो होती है वो से कॉस्ट के ऊपर लगाई जाती है, तो कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से, मतलब बेसिकली इन द यूनिट प्रोपोर्शन से ऑफ साठ यूनिट्स। हजार 75,000, 90, 120, 105 में उसको बांट दोगे। देखो बेटा अलग है क्या कुछ, वही करा हुआ, वही करा हुआ है ना। यस सर। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जनवरी 2021 के अंदर, देख लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जनवरी 2021 के अंदर, रिटर्न ऑन वैल्यू गिवन है, बाय लिमिटेड गिवन है, पता है इन्होंने क्या करा, बुक का ही क्वेश्चन है बेटा आपके, बस एक एक जीरो हाँ जी ऐड सर। करी हुई है। बुक का ही क्वेश्चन है, एक एक जीरो ऐड करी हुई है, आराम से मैनेजेबल है, तो मैं इस चीज के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर भी क्या करें बेटा, सिर्फ वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन नंबर 13 उठा के देख लेना, 10 साल है, 9 साल लीज टर्म, बोलो फाइनेंस या ऑपरेटिंग, सर फाइनेंस। फाइनेंस। ऑप्शन है कि परचेज कर सकते हैं लोअर वैल्यू पे, सर फाइनेंस। फाइनेंस। रेकॉग्नाइज करना है एक्सपेंस की तरह इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अ लेसी, लीज पेमेंट को रेकॉग्नाइज करके चलेंगे एक्सपेंस की तरह इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये एक नई स्टेटमेंट आ गई, बोलो ये क्या है, ये तो ऑपरेटिंग लीज हो गया ना, ऑपरेटिंग लीज में यस यस। एक्सपेंस की तरह रेकॉग्नाइज करूंगा ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एक्स है,
और फेयर वैल्यू आया, ये क्या हो जाएगा अगेन फाइनेंस लीज। फाइनेंस इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, लीज टर्म दो स्पेशल साल है, नेचर लेकिन एसेट फाइनेंस स्पेशल नेचर का है, क्योंकि एसेट स्पेशल नेचर का फाइनेंस है, इस वजह से फाइनेंस लीज। अगला क्वेश्चन, मशीन ली है लीज के ऊपर जया ने, ठीक है, 11.5 लाख रुपए की, इकोनॉमिक लाइफ जो है और यूजफुल लाइफ 4 साल है। अरे क्या बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रेजिडुअल वही वैल्यू वही 70,000, बस जीरा जीरा सी वैल्यू चेंज करके एक ही क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, नया आ रहा है मुझे तब बताओ। अरे बताओ क्या इसके अंदर है कुछ नया। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर आ गई जया और डीलक्स, फिर आ गए रिपीटेड क्वेश्चन। जया डीलक्स। मैंने क्यों दिया बार बार कि तुम लोगों का बेटा एक बार देखो तो ये ना, अब देखो पता है क्या दिक्कत होगी। जो बच्चा फाइल ओपन ही नहीं कर रहा ना पेजेस देख के, वो बच्चा कहेगा हाय सर ने इतने क्वेश्चन दे दिए हैं। आप ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन रिपीटेड है। इस चीज को दूसरे एंगल से लेके जाने, देखो कॉन्फिडेंस हमारा बनना चाहिए कि देखो हमने सर इस टाइप के क्वेश्चन में आ गए हैं सॉल्व करने। कॉन्फिडेंस ऐसा बनना चाहिए कि भाई ठीक है यार, ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो हम कर लेंगे। और कहीं तुम्हारा ये करे हुए क्वेश्चन आ गया पेपर में, फिर पता है 5 में से 5 आएगा। अगला देख लो, लीज लाइबिलिटी पूछिए और अर्नड इनकम पूछिए। अरे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं ये भी ऑलरेडी। मुझे बस नया क्वेश्चन दिखा दो, मुझे कोई नया क्वेश्चन दिखा दो, मैं वो क्वेश्चन करवाने के लिए तैयार हूं। मेरे को अब तक कोई नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये आ गया, चलो चलो इसको मैं बोल सकता हूँ कि चलो यार ये एक नई एंट्री आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को ना नया नया लगा। पता है कब तक नया लग रहा था, जब तक बस मैंने यहां से पढ़ना शुरू नहीं किया था। बस उसने यहाँ पे जनरल एंट्री पूछी तो ये क्वेश्चन नया हो गया। अरे करना तो वही काम है, फेयर वैल्यू रियलाइज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना आ रहा है 191,500, 191,500 के ऊपर लेसी क्या करेगा अपनी किताबों के अंदर, एसेट लाइबिलिटी दोनों रिकॉर्ड करेगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी, खत्म। अगला क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, सेम वैल्यूज है। अगला क्वेश्चन देख लो, कुछ नया नजर आ रहा है मुझे बताते जाना सर। अरे फिर से वही वही नेसेसरी जनरल एंट्री रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, 1.5 लाख वाला क्वेश्चन, वाला स्टडी मेट का क्वेश्चन आ गया रिपीटेड। फिर वही 400 आपका 500, अरे भाई रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस चार्ज भी आ फिर गया। से रिपीटेड, फिर से रिपीटेड। मुझे खत्म। बता दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर अल्टीमेटली क्वेश्चन है कितने, गिन के 6 क्वेश्चन। यस सर। गिन के 6 क्वेश्चन है, वही 6 क्वेश्चन बार बार घूम रहा है वैल्यू चेंज होके, ऐसा ही है। यस सर। तो अगर मैं 6 क्वेश्चन कर जाऊं तो मेरा AS19 हो गया ना। हाँ अब जी। तुम लोगों ने क्या करना है, इस वाली वीडियो के बाद आप लोगों ने बस वो 6 क्वेश्चन देखने हैं बेटा। अब आप लोग क्या करोगे, अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं इस टाइम पे, ठीक है, टेक हाफ एन आवर, टेक 40 मिनट्स। वो जो 6 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग कैटेगरी के तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वो 6 के 6 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करोगे अभी, और AS19 क्लोज कर दो। वो 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करो और AS19 को क्लोज कर दो। ठीक है, मैं आपके साथ भी स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। मैं आपके साथ भी स्टार्ट करूंगा बेटा AS14, ठीक है जी। तो इट इज 7:30 राइट नाउ। कनेक्ट करते हैं बेटा 8:20 पे, ठीक है। आधा घंटा 40 मिनट लगाओ, 10 मिनट का ब्रेक लो। 8:20 पे कनेक्ट करते हैं फॉर AS14। AS14 जो है बेटा, मैं आपके साथ जो कवर करके चलूंगा, पहली वीडियो रहेगी मेरी कंसेप्ट की। कंसेप्ट के बाद बेटा मेरी वीडियो रहेगी क्वेश्चंस की।